यहाँ पे प्रीवियस चैप्टर्स और भी कुछ चैप्टर्स कंप्लीटेड हो चुके हैं और जो एक दो चैप्टर्स बचे हुए हैं वो कंप्लीट कर दिए जाएंगे जल्द से जल्द आप सभी को इस चैनल पर इस प्लेलिस्ट में जो आप सभी को अपडेट किया जा रहा है। एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर, एक एक आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको बताए गए हैं। वो सब जो लेक्चर हैं, लाइव क्लास है, सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपको देखने को मिलेगा प्लेलिस्ट में। तो प्लेलिस्ट को आपको कैसे ओपन करना है आपको ऑलरेडी पता है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा प्लेलिस्ट का लिंक। ठीक है, उसमें आपको एक एक टॉपिक सब कुछ देखने को मिलेगा लाइव क्लास से संबंधित। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 9th और हमारे चैप्टर नंबर 9th का जो नेम है वो है स्ट्रक्चर्ड एंड यूनियन से परिचय और उनका अनुप्रयोग। ठीक है, या फिर इंग्लिश में इसको कह लें इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर एंड यूनियन एंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसमें हमको कुछ टॉपिक्स हैं, 9 टॉपिक पढ़ने हैं और ये जो टॉपिक्स हैं इम्पॉर्टेंट भी कुछ टॉपिक्स हैं इसमें से। और ये जो पूरे के पूरे टॉपिक्स हैं वो इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे और ये कंप्लीट आपको टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा इस लेक्चर में। मैं कोशिश करूँगा 3 से 4 या 5 टॉपिक कंप्लीट करने की, जिससे जो बचता है नेक्स्ट पार्ट में 4 से 5 टॉपिक उसमें कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 2 क्लास में चैप्टर नंबर 9th कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया है ऑलरेडी। चैप्टर नंबर 11th में भी कंप्लीट हुआ है या फिर 12th से ऑलरेडी कंप्लीटेड है। ठीक है, तो एक दो चैप्टर और बचेंगे, वो भी बहुत जल्द कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले सिलेबस या फिर कह लें कि इसका टॉपिक, इस चैप्टर में कितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है अबाउट स्ट्रक्चर के बारे में कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, स्ट्रक्चर का आप लोगों को देखना है डिक्लेरेशन करने के लिए। ठीक है, स्ट्रक्चर टाइप का डिक्लेरेशन, फिर उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन करना आपको इसमें सीखना है, स्ट्रक्चर टाइप का डिक्लेरेशन करना सीखना है, स्ट्रक्चर के जो भी मेंबर्स हैं या फिर कह लें सदस्यों का जो है एक्सेस संदर्भ। ठीक है, स्ट्रक्चर का इनिशियलाइजेशन करना। ठीक है, जहाँ पर डिक्लेरेशन हुआ वहाँ पे इनिशियलाइजेशन भी होगा। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ में ही आते हैं, इसीलिए आपको अगर कहीं पे डिक्लेरेशन किसी भी टॉपिक में पढ़ना है तो इनिशियलाइजेशन भी उसका आना चाहिए। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है यूनियन के बारे में, एक्चुअल में यूनियन होता क्या है। यूनियन का डिक्लेरेशन आपको पढ़ना है। यूनियन का डिक्लेरेशन के पहले आपको पढ़ना है यूनियन की जो टाइप है उसका डिक्लेरेशन कैसे होगा। ठीक है, और लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक या फिर कह लें कि एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट टॉपिक है जिससे एग्जाम में पूछा जाता है, वो है आपका स्ट्रक्चर तथा यूनियन में डिफरेंस या फिर कह लें अंतर। ठीक है, तो ये आपको बहुविकल्पी में भी एक दो नंबर में, एक नंबर का जो आता है उसमें भी पूछ सकता है, लघु उत्तरी में भी पूछ सकता है, दीर्घ उत्तरी में तो पूछ सकता है। इसके साथ जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है और यूनियन क्या होता है, इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं, और आप इसके बारे में आपसे अंतर पूछ लिया जाएगा। अगर दीर्घ उत्तरी में पूछेगा तो इतना पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे 2-3 क्वेश्चन को ऐड करके दीर्घ उत्तरी में पूछा जाएगा अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा तो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है अबाउट स्ट्रक्चर के बारे में, दैट एक्चुअल में हमारा स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को। तो सी में स्ट्रक्चर जो होता है एक प्रकार का यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है। ठीक है, तो ये क्या है, स्ट्रक्चर एक प्रकार का डाटा टाइप है, बट कैसा डाटा टाइप है, यूजर डिफाइंड, यूजर के द्वारा डिफाइन किया गया एक डेटा टाइप है जो एक ही नाम के तहत विभिन्न प्रकार के वेरिएबल्स को संग्रहित करने की अनुमति देता है या फिर कह लें परमिशन देता है। ठीक है, अब देखिए इसका यूज यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्टार्ट हुआ। स्ट्रक्चर क्या काम करता है, एक ही नाम के तहत विभिन्न प्रकार के वेरिएबल को स्टोर करने का परमिशन देता है। इसका उपयोग एक कंपोजिट डेटा टाइप बनाने के लिए किया जाता है जो संबंधित जानकारी को कई टुकड़ों में संचित कर स्टोर करता है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर में सदस्य या फील्ड होते हैं। एक स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, मेंबर होते हैं एंड फील्ड होते हैं जो विभिन्न प्रकार के डेटा हो सकते हैं, और प्रत्येक जो मेंबर होते हैं उनका अपना नाम होता है। स्ट्रक्चर के जो सदस्य होते हैं संदर्भित मेमोरी स्थानों में एक के बाद एक संग्रहित होते हैं या फिर कह लें स्टोर होते हैं। स्ट्रक्चर जो होता है वो ह्यूमन, मानवीय और संरचनित ढंग से जटिल डेटा को संगण आपके जो भी संग्रहित होने करने और प्रतिबंधित करने का एक तरीका या फिर कह लें कि
मेथड प्रदान करता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बहुत चीज़ें समझ में आ रही होंगी अबाउट स्ट्रक्चर के बारे में। और एक छोटा सा डेफिनेशन और भी है थोड़ा सा इजी वे में, कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है विभिन्न प्रकार के वेरिएबल्स का एक समूह होता है। ठीक है, किसी ने आपसे पूछा है स्ट्रक्चर क्या, स्ट्रक्चर के बारे में आपको परिभाषा लिखने के लिए, या फिर आपको आ गया स्ट्रक्चर के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दीजिए। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे? स्ट्रक्चर जो होता है विभिन्न प्रकार के वेरिएबल्स का एक समूह होता है, ग्रुप होता है, जिसे एक नाम दिया जाता है। ठीक है, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो बहुत से प्रकार की जो वेरिएबल्स होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, जिसे हम लोग एक नाम देते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर वेरिएबल्स विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए एक कैरेक्टर एरे और एक इंटीजर को संग्रहित रूप में एक स्थान पर स्टोर किया जाता है और वह एक ही नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसीलिए हमारा जो स्ट्रक्चर होता है जो हमारे जटिल डेटा होते हैं उनको व्यवस्थित करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में क्या होता है? स्ट्रक्चर में कई प्रकार के वेरिएबल्स या फिर कह लें कई प्रकार के हमारे जो डेटा टाइप होते हैं उनको हम लोग स्टोर करते हैं। क्या होता है, जैसे हमारे अगर कोई हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, उसका नाम हमने दे दिया ए दे दिया। ठीक है, और उसके अंदर हमने क्या क्या स्टोर कर दिया? उसके अंदर हमने एक नंबर भी स्टोर कर दिया, एक हमने लेटर भी कर दिया स्टोर। ठीक है, मान लीजिए, तो ये सब क्या हो गया? अलग अलग हमारे डेटा टाइप हैं। ठीक है, तो अलग अलग डेटा टाइप इसमें स्टोर हो जाते हैं एक साथ। यही आपको बताया गया कि स्ट्रक्चर विभिन्न प्रकार के वेरिएबल्स का एक समूह होता है जिसे एक नाम दिया जाता है। स्ट्रक्चर के भीतर वेरिएबल्स या फिर सदस्य या फील्ड विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जो हमारे एक कैरेक्टर एरे होता है उसके बाद इंटीजर को संग्रहित रूप में एक स्थान पर जो है स्टोर कर देते हैं और उसका एक नाम दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एक स्मॉल ए हमने नाम दिया हुआ है, इसके अंदर सब कुछ यहाँ पे स्टोर कर दिया है। ठीक है, इसीलिए हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो जटिल डेटा को व्यवस्थित करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप इतना भी लिख दोगे या फिर आप इतना भी समझ लोगे तो आपको स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड हमारा जो इसमें टॉपिक था वो था हमारा स्ट्रक्चर का जो टाइप होता है उसका डिक्लेरेशन करना है। ठीक है, तो विथ प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन एंड एक शॉर्ट में आपका डिफिनेशन, तीन चीज़ें लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग में जो हमारा स्ट्रक्चर का टाइप का डिक्लेरेशन होता है उसको करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। यहाँ एक उदाहरण है जो एक छाती का स्ट्रक्चर डिक्लेयर करता है। ठीक है, चेस्ट का। ठीक है, चेस्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिक्लेयर करने का एक प्रोग्राम आपको नीचे समझाया गया है, जिसमें आपको पता चलेगा कि जो हमारे स्ट्रक्चर की टाइप होते हैं उनका डिक्लेरेशन किस प्रकार किया जाता है। तो बेसिकली जो हमारा स्ट्रक्चर का टाइप होता है उसका डिक्लेरेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड का। ठीक है, किस कीवर्ड का यूज़ करते हैं? स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक प्रोग्राम आपको बनाया गया है। सबसे पहले हम प्रोग्राम समझते हैं। यहाँ पे ये हमारा हेडर फाइल हो गया include studio.h। फिर उसके बाद हमारा जो स्ट्रक्चर है उसका डिक्लेरेशन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, डिक्लेरेशन मतलब आप सभी को पता है, इनिशियलाइजेशन वो भी आप सभी को पता है कि कैसे किया जाता है। ठीक है, इसलिए आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख के बताया हुआ है प्रोग्राम में। ठीक है, एक स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, सबसे पहले ये बताया गया, तो स्ट्रक्ट कीवर्ड और उसके बाद हमारा वेरिएबल का नाम हो गया चेस्ट। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? एक छाती का स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे चेस्ट दे दिया। अब यहाँ पे फ्लोट डेटा का जो टाइप है वो फ्लोट है। ठीक है, लेंथ, विड्थ, डेप्थ। ठीक है, तीन चीज़ यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे हमारा फंक्शन हो गया और स्ट्रक्चर की जो टाइप है उसका यहाँ पे डिक्लेरेशन कर दिया हमने, स्ट्रक्ट, उसके बाद चेस्ट, उसके बाद माई चेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद इसके जो भी सदस्य हैं उनका मान या फिर कह लें इसका वैल्यू, लेंथ का वैल्यू क्या है उसको लिख दिया, विड्थ का वैल्यू क्या है वो उसको लिख दिया, डेप्थ की वैल्यू क्या है उसको लिख दिया। अब उसके बाद इनको हमने प्रिंट करा दिए यहाँ पे। यही चीज़ एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताया गया है इस उदाहरण में। स्ट्रक्ट चेस्ट नामक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए यही चीज़ है, और जिसमें लेंथ मतलब लंबाई, विड्थ मतलब चौड़ाई और डेप्थ मतलब गहराई, तीन सदस्य हैं। ठीक है, या फिर कह लें यहाँ पे तीन ये वेरिएबल हैं। ठीक है, और जो हमारा मेन फंक्शन में स्ट्रक्ट चेस्ट टाइप का एक ऑब्जेक्ट
माई चेस्ट बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए मेन फंक्शन में स्ट्रक्ट चेस्ट जो हमारा टाइप है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है माई चेस्ट, और उसमें वैल्यू को डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए वैल्यू को दिया गया है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन में स्ट्रक्चर सदस्यों की सूची होती है जिसमें प्रत्येक सदस्य के लिए एक डेटा टाइप का एक नाम होता है, ठीक है। ये था हमारा स्ट्रक्चर टाइप का डिक्लेरेशन। सेकेंड इसमें पॉइंट हमारा है कि स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन हम लोग किस प्रकार करते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन करने के लिए भी एक सी का प्रोग्राम आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट हैं वो प्रोग्राम के ही कॉन्सेप्ट हैं। डिक्लेरेशन मतलब आप इसको थ्योरी में कितना लिखोगे या फिर आप क्या ही लिखोगे। अगर आपको कह दिया जाता है किसी भी कॉन्सेप्ट का डिक्लेरेशन करने का, तो आप थ्योरी में ज़्यादा पार्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते हो या फिर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, आपको यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पे एक प्रोग्राम का आप एग्जाम्पल लिखिए, वहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिखते चलिए। यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया है, यहाँ पे हमने प्रिंट कराया है, यहाँ पे हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो प्रोग्राम में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कॉमन होती हैं या फिर कह लें कि बेसिक होती हैं। बहुत सारे स्टेप जो होते हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी भी प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत आपको लग रही है उसमें इम्प्रूव की ज़रूरत है, तो आप यूनिट फर्स्ट मतलब फर्स्ट से लेकर के फोर्थ तक के जो आपके इस कंप्यूटर में कक्षा 10वीं में चैप्टर हैं उनको आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। उसमें मैंने आप सभी की प्रोग्रामिंग को बेसिक से लेकर के बताया कैसे आप एक स्मॉल प्रोग्राम बना करके स्टार्ट कर सकते हो, प्रोग्राम में क्या क्या होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिए प्रोग्राम में हमारा सबसे पहले हेडर फाइल है, फिर उसके बाद आपका डिक्लेरेशन का पार्ट है, उसमें स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ किया गया है, और ये हमारा ये वेरिएबल स्टूडेंट नाम का बनाया गया, ठीक है। अब डेटा टाइप और मान, ठीक है। तो पहला हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप है, फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू दे दी गई है लिमिट, फिर उसके बाद इंटीजर डेटा टाइप में रोल नंबर यहाँ पे स्टोर करवाया जाएगा, फ्लोट डेटा टाइप में मार्क्स स्टोर करवाया जाएगा। तीन चीज़ यहाँ पे डिक्लेयर किया गया, ठीक है। बट अभी इसकी वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन के अंतर्गत एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है स्टूडेंट वन नाम का, ठीक है। ये चीज़ तो पहले से ही था, स्ट्रक्ट हमारा कीवर्ड है, ठीक है। स्टूडेंट एक वेरिएबल है, पहले से ये डिक्लेयर किया गया है, और ये हमारा स्टूडेंट वन क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें हमारे सभी डेटा स्टोर होंगे, ठीक है। तो देखो अब डेटा को हम लोगों ने वैल्यू असाइन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिए strcpy, इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, ये पिछले क्लास में या फिर कह लें कि पिछले आपका 8th नंबर चैप्टर में इसका आपको बताया गया था यूज़, ये कॉन्सेप्ट उसी में था, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट वन डॉट नेम, उसके बाद आपको यहाँ पे नाम लिख, अपना वैल्यू में आपका नाम देना है, स्टूडेंट वन डॉट रोल नंबर, यहाँ पे रोल नंबर 101 दे दिया गया। फिर इसके बाद मार्क्स में फ्लोट दिया गया है ना डेटा का टाइप, तो यहाँ पे देखिए फ्लोट वाला एक वैल्यू दे दिया गया, ठीक है। इतना हमने वैल्यू दिया है, फिर उसके बाद हमारा जो वैल्यू है उसको यहाँ पे प्रिंट करवाया है, और प्रिंट करवाने के लिए आप सभी को पता है किस प्रकार प्रिंट करवाया जाता है, ठीक है। फ्लोट के लिए हम लोग कैसे प्रिंट कराते हैं, कैरेक्टर के लिए या फिर इंट के लिए किस प्रकार कराते हैं, कैरेक्टर के लिए किस प्रकार हम लोग प्रिंट कराते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, यही चीज़ यहाँ पे प्रोग्राम का जो एक्सप्लेनेशन है वहाँ पे दिया गया है। इस उदाहरण में स्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर का घोषणा किया गया है जिसमें नाम, रोल नंबर और मार्क्स तीन हमारे फील्ड हैं। मेन फंक्शन में स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्ट्रक्ट हमारा जो है स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट वन बनाया गया है, ठीक है, और उसमें डेटा को सेट किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा एक एक्सप्लेनेशन हो गया, ये हमारा प्रोग्राम हो गया, और ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया स्ट्रक्ट का डिक्लेरेशन का। तो थोड़ा बहुत ये जो पार्ट है दोनों वो सेम ही आपको देखने को मिलेगा। और फोर्थ नंबर हमारा है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की जो भी हमारे सदस्य हैं उनका संदर्भ, ठीक है, या फिर इसको हम लोग इंग्लिश में देखे थे एक्सेस ऑफ स्ट्रक्चर मेंबर्स, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक की तरफ चलते हैं। सो ये जो हमारा टॉपिक है वो भी सेम टू सेम बेस्ड है प्रीवियस टॉपिक पे, ठीक है, जो आपने अभी समझा है। तो देखिए यहाँ पे सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर के जो भी सदस्य हैं उनका संदर्भ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डॉट ऑपरेटर का, ठीक है। किस प्रकार के ऑपरेटर का यूज़ करते हैं हम लोग,
हम लोग यूज़ करते हैं डॉट ऑपरेटर का, ठीक है। निम्नलिखित एग्जाम्पल में एक स्ट्रक्ट स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट वन स्ट्रक्चर के सदस्यों को संदर्भित करके बताया गया है कि किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रीवियस आपको प्रोग्राम मैंने दिखाया था उसमें भी ये सेम चीज़ें आपको देखने को मिली थी, ये सेम प्रोग्राम आपको देखने को मिला था। थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। बाकी आपने अगर पिछले प्रोग्राम को समझ लिया है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, तो उसमें आपको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये हमारा स्टार्ट होता है हेडर फाइल, यहाँ पे हमारा डिक्लेरेशन का पार्ट है, स्ट्रक्ट कीवर्ड है, उसके बाद ये हमारा वेरिएबल है। इसमें हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है कि एक हमारा कैरेक्टर रहेगा, कैरेक्टर में नेम रहेगा, इंट डेटा टाइप रहेगा, उसमें रोल नंबर हमने वेरिएबल सेट कर दिया, फ्लोट डेटा टाइप में हमने मार्क्स के लिए सेट कर दिया। अब हमारा ये फंक्शन स्टार्ट होता है। अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, अपना कीवर्ड और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट वन नाम का बनाया, ठीक है। अब देखो, अब हमारा स्टार्ट होता है ये टॉपिक स्ट्रक्चर सदस्यों का संदर्भ, ठीक है। तो किस प्रकार आप करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट होगा नाम, उसके बाद स्कैन एफ, यहाँ से आपको नेम असाइन किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर रोल नंबर यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है, आपके डिस्प्ले पे। फिर उसके बाद आप रोल नंबर दोगे, वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका प्रिंट होगा मार्क्स, और आप जो यहाँ पे वैल्यू दोगे, आप जो भी आप मार्क्स में नंबर देना चाहोगे वो आप दोगे, फिर यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद इस स्टेप में केवल प्रिंट होगा, ठीक है। प्रिंट एफ होता चला जाएगा, आपका जो भी वैल्यू है, जैसे कि आपने कितने वैल्यू दिए हैं, आपका यहाँ पे नाम, रोल नंबर और मार्क्स, ये तीन चीज़ें यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे यही आपको एक्सप्लेन करके बताया गया कि इस एग्जांपल में स्टूडेंट वन नाम का एक स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट बनाया गया है, ठीक है। स्टूडेंट वन डॉट नेम, स्टूडेंट वन डॉट रोल नंबर और स्टूडेंट डॉट मार्क्स के माध्यम से किया गया है, ठीक है। देख लीजिए यही चीज़ किया गया है। पहले ही आपको बताया गया कि हमें जो भी सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर के सदस्यों का संदर्भ करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। देख लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट मार्क्स, ठीक है। और प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन डेटा प्रिंट और इनपुट के लिए उपयोग हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रिंट एफ का यूज़ हो रहा है किसके लिए, डेटा को प्रिंट करने के लिए, और स्कैन एफ का यूज़ किया जा रहा है डेटा को ग्रहण करने के लिए, या फिर कह लें कि इनपुट करने के लिए, लेने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद सदस्यों को सीधे एक वेरिएबल की तरह उपयोग करने के लिए आप उनका सीधा संदर्भ कर सकते हैं और उन्हें मेमोरी में स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन। टोटल यहाँ पे वो टॉपिक को कवर किया गया है। आई होप थोड़ा बहुत आपको लेंथ क्लास के ज़्यादा लग रहा है तो कोई इशू नहीं है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्ट्रक्चर इनिशियलाइजेशन के ऊपर। अभी आप ये जो चार हमारे टॉपिक हैं, अबाउट स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर का टाइप का डिक्लेरेशन, स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन, स्ट्रक्चर के मेंबर्स जो होते हैं उनको एक्सेस किस प्रकार करेंगे, ये चार टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन रहते हैं। आप जो भी आपके क्वेश्चन है, क्वेरी हैं, वो यहाँ पे जा करके आप इनपुट करेंगे, टीम उसकी ज़रूर से कुछ ना कुछ आपकी जो भी कमेंट्स डाउट रहेंगे उनके आपको हेल्प प्रदान करेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास आपको नेक्स्ट दिन मिलेगा, जो भी आपका इवनिंग में चलता है क्लास, तो इवनिंग में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद। सो क्लास 10th कंप्यूटर में हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा था, स्ट्रक्चर एंड यूनियन से आप सभी का जो इंट्रोडक्शन एंड उनके अनुप्रयोग चैप्टर में, और इसमें ऑलरेडी कुछ टॉपिक कंप्लीट हो गए थे, राइट। जैसे कि स्ट्रक्चर क्या होता है, डिक्लेरेशन कैसे करते हैं स्ट्रक्चर के टाइप का, उसके बाद डिक्लेरेशन कैसे करते हैं स्ट्रक्चर का, उसके बाद हमारे जो भी स्ट्रक्चर के मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग किस प्रकार एक्सेस करते हैं। तो ये जो चार टॉपिक्स हैं ये ऑलरेडी कंप्लीटेड हो गए थे। तो प्रीवियस लेक्चर नंबर फर्स्ट या को आप सब चेक कर लीजिएगा, थंबनेल में आपको दिख जाएगा, और कंप्यूटर का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से जाकर के इनको आप देख सकते हो। और अभी हम चलते हैं अपने ये जो टॉपिक्स हैं, स्ट्रक्चर को इनिशियलाइजेशन करना, यूनियन को, यूनियन की जो टाइप्स हैं उनका डिक्लेरेशन करना, और यूनियन का डिक्लेरेशन करना, और स्ट्रक्चर तथा यूनियन में डिफरेंस, ठीक है। आज का जो हमारा टारगेट रहेगा ये सभी टॉपिक को कवर करने का रहेगा। और ये जो लास्ट टॉपिक आपका दिख रहा है, स्ट्रक्चर एंड यूनियन में डिफरेंस,
ये हर बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो ये जो पॉइंट है उनको बिल्कुल भी मिस मत करना और अच्छे प्रकार से समझ लेना, ठीक है। बाकी प्रोग्रामिंग के आप सभी के जितने भी डाउट्स हैं, कमेंट्स हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, तो जैसे ही आपका एग्जाम नज़दीक आता है वैसे ही मैं आपको कुछ प्रोग्राम जो इजी प्रोग्राम है उनको आपको बता दूंगा, जिससे आप उनको अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है। तो उसका मैं कॉन्सेप्ट आपको उस वाले वीडियो में बता दूंगा। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, क्योंकि जब एग्जाम नज़दीक आएगा तभी मैं उससे रिलेटेड आपको कुछ हेल्प करूंगा, जिससे थोड़े समय जब बचे रहेंगे तो आपके माइंड में वो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से फिट हो जाएंगी, तो आप डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में जाकर के लिख दोगे। अभी मैं बताऊंगा तो आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स आएंगे, तो अभी उसको प्रोग्राम वाला जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपका डाउट है, उसको थोड़े दिन के लिए रहने दो। मैं प्रोग्राम वाला जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें सब कुछ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर को इनिशियलाइजेशन करने का, ठीक है। इनिशियलाइजेशन का मतलब आप सभी को पता है, डिक्लेरेशन का मतलब आप सभी को पता है, ठीक है। नहीं पता है तो थोड़ा बहुत आप प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं, जितना आपके पास पॉसिबल टाइम है उतना आप अटेंड करिए, देख लीजिए जितने भी चैप्टर के वन शॉट इसीलिए वीडियो अपलोड किए गए हैं, जिससे आप सभी केवल एक वीडियो देखिए और सभी टॉपिक उसमें आपको मिल जाए, ठीक है। तो आपको प्लेलिस्ट जाइए, उसमें ओपन कर लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सभी चैप्टर का वन शॉट वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो सी में जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको इनिशियलाइजेशन करना, उस स्ट्रक्चर के मेंबर के शुरुआती मानों को सेट करना होता है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन का मतलब यही होता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर के जितने भी मेंबर्स हैं उनके जो भी स्टार्टिंग वैल्यू है उनको असाइन करना, ठीक है। इसका उपयोग स्ट्रक्चर के मेंबर को एक निर्दिष्ट मान देने में किया जाता है। यहाँ एक उदाहरण या फिर कह लें कि एक प्रोग्राम आप सभी के लिए अटैच किया गया है, जिससे आपको समझ में आ जाए इनिशियलाइजेशन किस प्रकार होता है, ठीक है। तो जब आपको डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई भी टॉपिक दिया जाता है तो आपको सिंपल सा यही करना है, थोड़ा बहुत आपको थ्योरी का पॉइंट लेना है, बाकी आपको एक दो प्रोग्राम में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप लिख देना है। यहाँ पे स्ट्रक्चर का या फिर यहाँ पे प्रोग्राम का डिक्लेरेशन किया गया, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन किया गया, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, एक कमेंट बना करके लिख दिया है, उसी प्रकार आपको भी स्टेप ये लिखना है, जिससे एग्जामिनर को समझ में आ जाए, ठीक है। यही सब चीज़ें होती हैं जो छात्र मिस करते हैं और इनकी वजह से नंबर भी उनके मिस हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, प्रोग्राम में एक हमारा हेडर फाइल है, ठीक है। यूनिट नंबर फर्स्ट में जो 3 से 4 चैप्टर हैं उनको पूरी तरीके से देख लेना वन शॉट, आपका प्रोग्रामिंग का वो बेसिक है, ठीक है। उसको आप पढ़ के रखो। अभी स्ट्रक्चर की जो रचना है, ठीक है, तो देखो स्ट्रक्ट नाम का एक कीवर्ड है, पॉइंट नाम का यहाँ पे वेरिएबल बनाया गया है, उसमें एक int टाइप का वैल्यू x और y दो लिया गया है, ठीक है। अब जो हमारा वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। ये हमारा इंटीजर टाइप का मेन फंक्शन है। फिर उसके बाद स्ट्रक्ट है, पॉइंट वेरिएबल है, और पॉइंट का जो हमारा विस्तारक p1 है, इसमें हमने दो वैल्यू को सेट कर दिया है, 10 और 20 सेट कर दिया है, या फिर कह दें कि असाइन कर दिया है, ठीक है। अब किसको हमने 10 किया है, 20 किसको किया है, तो x को हमने 10 किया हुआ है असाइन और y को हमने 20 किया हुआ है असाइन, ठीक है। इनिशियलाइजेशन हुए स्ट्रक्चर का मूल्यांकन यहाँ पे देख लीजिए प्रिंट कर दिया गया है, ठीक है। परसेंटेज डी परसेंटेज ये स्लैश एन, उसके बाद p इंटू एक्स, पी वन इंटू वाई, ठीक है। उसके बाद रिटर्न वैल्यू हमारी आ गई। अब देख लीजिए यही जो हमारा प्रोग्राम है उसी को यहाँ पे थ्योरेटिकल वे में आपको समझा दिया गया है कि स्ट्रक्ट पॉइंट नाम का एक स्ट्रक्चर को p1 नाम के स्ट्रक्चर वेरिएबल से इनिशियलाइज किया गया है, जिसमें x को 10 वैल्यू और y को 20 की मान दी गई है। उसके बाद प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके हमने स्ट्रक्ट के मेंबर्स की मान जो है वैल्यू है उनको प्रिंट कर दिया है, ठीक है। यही हमारा क्या है, इनिशियलाइजेशन करने का एक मेथड है, और भी जो भी मेथड्स हैं वो इनिशियलाइजेशन के हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, टॉपिक जो हमारा है वो है हमारा यूनियन, ठीक है। तो अपने स्ट्रक्चर के जितने भी पार्ट थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से यूनियन, ठीक है। एक्चुअल में यूनियन क्या होता है उसको आपको समझना है, ये थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल है, इसमें भी थोड़े बहुत प्रोग्रामिंग आपको देखने को मिलेंगे। ये जो चैप्टर है उसमें आपको प्रोग्राम्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो यूनियन क्या होता है, यूनियन सी में एक प्रकार का क्या है, डेटा प्रकार है, जो कई विभिन्न प्रकार के डेटा आइटम्स को संयुक्त रूप से प्रस्तुत करने का एक तरीका होता है, ठीक है। क्या फिर कह लें एक मेथड होता है, ठीक है। यूनियन एक्चुअल में क्या होता है, यूनियन सी में एक डेटा टाइप होता है, ठीक है। डेटा टाइप आपको पता है, हाँ। तो सी में हमारा क्या होता है, एक प्रकार का डेटा टाइप होता है यूनियन, जो क्या करता है, बहुत से टाइप्स के जो भी डेटा आइटम्स होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, बहुत सारे, मतलब यूनियन के अंदर बहुत सारे डेटा टाइप्स के मेंबर्स या फिर कह लें आइटम्स होते हैं, ठीक है। यह इसलिए उपयोगी होता है क्योंकि आप एक ही मेमोरी स्थान का उपयोग करके कई सारे विभिन्न प्रकार के डेटा को एक ही स्थान पर स्टोर कर सकते हैं, जिससे स्थान की बचत होती है, ठीक है। तो यूनियन का यूज हम लोग किस प्रकार करते हैं, यूनियन का यूज हम लोग इस प्रकार करते हैं कि यूनियन का यूज करने से बहुत सारे टाइप्स के जितने भी डेटा हमारे होते हैं उनको हम लोग एक जगह पे स्टोर कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे हमारा जो भी
स्पेस होता है अलग अलग जगह पे हम लोग स्टोर करते हैं, वो हमारा बच जाता है। ठीक है, इसी को आप थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि यूनियन का उपयोग जो हमारा होता है डेटा के संग्रहण में कहीं कहीं पर विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को एक ही स्थान पर संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जिससे हमें स्थान की बचत होती है, और यह इसलिए हो सकता है क्योंकि एक समय पर केवल एक ही प्रकार की सामग्री ही उपयोग की जाती है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको ये अपनी लैंग्वेज में समझाया गया है, बट इसका जो मेन कह लें कि मेन इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है, या फिर कह लें इसका जो मेन मोटो है यूनियन का, यह है कि यूनियन में हमारे विभिन्न प्रकार के डेटा आइटम्स या फिर कह लें डेटा देखने को मिलते हैं। इसमें आपको कई प्रकार का मिल जाएगा डेटा, जैसे कोई इंटीजर हो गया, कोई आपका इंटीजर हो गया, कोई आपका इंट हो गया, मेन हो गया, कहीं आपके फ्लोट टाइप के डेटा हो गए। ठीक है, मेन तो हमारा फंक्शन हो गया। ठीक है, कोई फ्लोट टाइप का डेटा हो गया, कोई आपका कैरेक्टर टाइप का डेटा हो गया, कोई डबल टाइप का डेटा हो गया। ठीक है, तो ये सब हमारे डेटा के क्या है, टाइप्स हैं। तो यूनियन जो होता है उसमें बहुत सारे डेटा टाइप्स जो है स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे एक यूनियन का डिक्लेरेशन किया गया है। ठीक है, जैसे देखिए ये हमारा हेडर फाइल है, यूनियन की यहाँ पे परिभाषा या फिर कह लें डिफाइन किया गया है। ठीक है, कैसे डिफाइन किया है, यूनियन कीवर्ड और डेटा नाम का वेरिएबल। ठीक है, उसमें 3 वैल्यू को यहाँ पे असाइन डिक्लेयर किया गया है, इंट में आई, फ्लोट में एफ, कैरेक्टर में यहाँ पे 20। ठीक है, ये केवल यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, आगे इनिशलाइज किया गया है। ठीक है, तो इंट मेन फंक्शन, उसके बाद यूनियन में डाटा जो हमारा है कीवर्ड, और उसके बाद एक और डेटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उसकी वैल्यू को यहाँ पे दिया गया है, डेटा डॉट आई में 10 प्रिंट कर दिया गया है, डेटा डॉट आई, डेटा डॉट एफ में यहाँ पे 3.14, उसके बाद एस टी आर सी पी वाई में हेलो सी। ठीक है, तो देखो ये हमारा आई है, मतलब ये हमारा जो इंट है उसमें इंटीजर वैल्यू है, फ्लोट में हमारा फ्लोट टाइप का वैल्यू है, और ये हमारा स्ट्रिंग है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे रिटर्न करा दिया गया है। अब हमको हर जगह पे वहाँ पे हमको वैल्यू मिलेगा, जैसे हमारा जो इंटीजर आई है वहाँ हमको 10 मिलेगा, फ्लोट एफ में हमको 3.14 मिलेगा, और उसके बाद हमारा कैरेक्टर स्ट्रिंग में हेलो सी मिलेगा, प्रिंट होगा तो। ठीक है, यही आपको एग्जाम्पल को थ्योरेटिकल वे में समझाया गया है कि इस एग्जाम्पल में डेटा एक यूनियन है। ठीक है, डेटा जो हमारा क्या है, एक यूनियन है। ठीक है, जिसमें इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग तीनों प्रकार के सदस्य हैं, या फिर कह लें कि एलिमेंट है, इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर, या फिर कह लें स्ट्रिंग। ठीक है, ये तीनों प्रकार के हमारे सदस्य इसमें उपस्थित हैं। हम एक ही समय में केवल एक सदस्य का यूज करते हैं, लेकिन वे सभी एक साथ ही मेमोरी में रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक टाइम पे हम लोग एक ही डेटा टाइप का यूज़ कर रहे हैं, बट उनको हम लोग एक साथ यहाँ पे शो करा ले रहे हैं, यूज़ करा रहे हैं, और जो वैल्यू है उनको प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो डेटा है वो क्या है, एक यूनियन है। सेकेंड हमारा है यूनियन टाइप का डिक्लेरेशन। ठीक है, या फिर हिंदी में कहते हैं यूनियन टाइप का घोषणा, और इसको भी एग्जाम्पल के साथ या फिर कह लें प्रोग्राम के साथ ही आपको मैंने एक एक टॉपिक इस चैप्टर में जितने भी आपको टॉपिक मैंने अभी तक बताए हुए हैं वो सब आपको विथ प्रोग्राम समझाया है। तो यूनियन टाइप जो हमारा सी प्रोग्रामिंग में एक विशेष प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर होता है, जिसका यूज विभिन्न प्रकार की डेटा टाइप्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये तो आपका हो गया परिभाषा यूनियन का या फिर यूनियन टाइप का। यहाँ पर आपके लिए सी प्रोग्राम का एक प्रोग्राम दिया गया है। ठीक है, देख लीजिए एग्जाम्पल में ये हमारा हेडर फाइल है, ये सेम टू सेम आपको जैसे पिछला वाला आपको प्रोग्राम दिखाया गया था उसी टाइप में थोड़ा सा है, बस थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। तो देखिए यूनियन टाइप की डिक्लेरेशन, यूनियन हमारा कीवर्ड है, डेटा यहाँ पे वो है हमारा यूनियन है, उसके बाद इंट, फ्लोट, कैरेक्टर या फिर कह लें स्ट्रिंग, तीन हमारे जो हमारे डेटा टाइप्स हैं उनको यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया, और इंट मेन फंक्शन है, और उसके बाद यूनियन डाटा, उसके बाद डेटा, ये हमारा वेरिएबल है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे हमने वैल्यू को असाइन करना या फिर कह लें सेट करना स्टार्ट यहाँ पे किया है। उससे पहले केवल ये हमारा डिक्लेरेशन का पार्ट है, ये हमारा डिक्लेरेशन का पार्ट है। ठीक है, ये हमारा इनिशियलाइजेशन का पार्ट है। प्रोग्राम में आपको इस चैप्टर में यही चीज़ बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन का पार्ट। ठीक है, तो अगर आप एक भी प्रोग्राम समझ लेते हो, एक भी प्रोग्राम इस चैप्टर में पूरी तरीके से अपने मन से एक बार समझ के लिख लेते हो, तो आपसे अगर डिक्लेरेशन भी पूछा जाएगा, इनिशियलाइजेशन भी पूछा जाएगा, तो भी आप कर लोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैल्यू असाइन किया जा रहा है, डेटा डॉट इंटीजर डाटा। ठीक है, अब डेटा हमारा क्या है, ये वेरिएबल जो है इसका यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, इंटीजर डाटा ये हमने यहाँ पे इंट में असाइन किया हुआ है, इक्वल टू 10 यहाँ पे, इक्वल टू 10 यहाँ पे कर दिया गया। फिर उसके बाद फ्लोट में 3.14, उसके बाद यहाँ पर ए, स्ट्रिंग में केवल ए यहाँ पे असाइन किया गया। ठीक है,
और उसके बाद ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, सब स्टोर हो जाएगी। देखिए यही आपको थ्योरेटिकल में इस प्रोग्राम में यूनियन डाटा का एक यूनियन टाइप की डिक्लेरेशन की गई है, जिसमें 3 मेंबर हैं, इंटीजर डाटा, फ्लोट डाटा और कैरेक्टर डाटा। इसमें से केवल एक ही मेंबर को एक समय में स्टोर किया जा सकता है। जब हम एक मेंबर का मान सेट करते हैं तो वह बाकी सभी मेंबर्स के मान को खो देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा यूनियन टाइप का डिक्लेरेशन, यूनियन का डिक्लेरेशन। ठीक है, उससे पहले था यूनियन के टाइप्स का डिक्लेरेशन, और ये हमारा है यूनियन का डिक्लेरेशन। ये भी सेम टू सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है, एक बार आप देख लीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए है, आप सभी उसका यूज़ भी करते हो, और जो भी डाउट रहते हैं वहाँ पे आप लिखते हो। ठीक है, तो यूनियन हमारा सी प्रोग्रामिंग भाषा में एक विशेष प्रकार का डेटा संरचना है, जिसमें विभिन्न प्रकार की डेटा टाइप्स की जानकारी एक साथ संग्रहित हो सकती है। एक साधारण स्ट्रक्ट की तरह यूनियन में भी विभिन्न प्रकार के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन यूनियन का जो मुख्य विशेषता है कि यह केवल एक ही सदस्य की जो एक समय में एक ही वैल्यू को यूज कर सकते हैं इसमें हम लोग। ठीक है, तो एक डेटा टाइप में हम लोग एक ही टाइम में एक ही वैल्यू को हम लोग असाइन कर सकते हैं। ठीक है, यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेम टू सेम वही सब चीज़ें यहाँ पर भी है, डिक्लेरेशन का पार्ट है, यूनियन बनाया गया है। ठीक है, अब यूनियन इसमें क्या है, ये हमारा वेरिएबल है, ये हमारा म्यूजिक यूनियन है। उसके बाद अब देखो कहाँ हम लोग, अब कोई भी वैल्यू हमको सेट करना है तो किस में सेट करेंगे, इसमें सेट करेंगे, माई फेवरेट सॉन्ग। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे प्रिंट एफ, सबसे पहले गाने का नाम प्रिंट होगा, फिर उसके बाद हमने जो यहाँ पे असाइन किया है वो यहाँ पर। ठीक है, फिर देखो यही सेम टू सेम वही हुआ है, स्कैन एफ हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे स्कैन एफ। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, तो देखो सेम टू सेम यही डिक्लेरेशन किया गया है यहाँ पे। और जो हमारा सबसे लास्ट या फिर कह लें कि इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है या फिर टॉपिक है, वो ये है आपके सामने, स्ट्रक्चर तथा यूनियन में डिफरेंस क्या होता है। हो सकता है आपको ये 4 नंबर में देखने को मिल सकता है, नहीं मिलेगा 4 नंबर में देखने को तो आपको ये 2-2 नंबर में तो 101% इसके चांसेस रहते ही हैं आने के। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चर आपने समझा है, यूनियन आपने समझा है, इस चैप्टर में दोनों है, स्ट्रक्चर के बारे में भी है, यूनियन के बारे में है। ठीक है, बस आपको उसके बारे में 2-3 पॉइंट ही याद कर लो, 4 भी मैक्स टू मैक्स, अगर ये 4 नंबर में पूछा जाएगा तो आप 5-5 पॉइंट दोनों साइड लिख दोगे दोनों के बारे में, तो आपको फुल टू फुल 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और अगर ये 2 नंबर में लिखा आपसे पूछा जाता है तो आप 3-3 पॉइंट लिखना। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में। जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें सभी सदस्यों का अलग अलग आकार हो सकता है। ठीक है, बट हमारा जो यूनियन होता है सबसे बड़े सदस्य के आकार के बराबर होता है। ठीक है, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें जो सभी सदस्य होते हैं उनका अलग अलग आकार हो सकता है, बट हमारे यूनियन में जो सबसे बड़े सदस्य के आकार के बराबर होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में हमारा नेक्स्ट क्या होता है, सभी सदस्य के अलग अलग पते होते हैं। ठीक है, सबका अलग अलग एड्रेस होता है, बट यूनियन में जो हमारा होता है सभी का सेम एड्रेस होता है। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ पर यूनियन में क्या हुआ है, माय फेवरेट सॉन्ग, ये एड्रेस दिया गया है, अब इसी में ही सब कुछ असाइन किया जा रहा है, जो भी असाइन करना है, ड्यूरेशन, सॉन्ग, सॉन्ग रेटिंग, देखो यहाँ पे सेम टू सेम सब कुछ वही यूज़ किया जा रहा है। तो एड्रेस तो यूनियन में सेम है, स्ट्रक्चर में हमारा जो सदस्य होते हैं उनका एड्रेस अलग अलग होता है। स्ट्रक्चर जो होते हैं अलग अलग स्थानों पर मेमोरी का उपयोग करते हैं, बट हमारे जो यूनियन होते हैं सभी सदस्यों को इक्वल मेमोरी स्थान दिया जाता है स्टोर करने के लिए। स्ट्रक्चर में सदस्यों की अलग अलग पहचान होती है, यूनियन में सभी सदस्यों की एक ही पहचान होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर में जो हमारा डेटा का सीक्वेंस होता है सीक्वेंस के रूप में प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त होती है, और जो हमारा यूनियन होता है उसमें डेटा को संग्रहित करने और मेमोरी में उपयोग कम करने के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे टोटल 5 पॉइंट अबाउट स्ट्रक्चर के बारे में एंड अबाउट यूनियन के बारे में। ठीक है, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दोनों का डिफरेंस बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी आप सभी के लिए लेकर आया गया है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख सकते हैं जब आप तो चाहें तो, या फिर इसको नोट कर सकते हैं एक क्विक रिवीजन के लिए, जब आप एग्ज़ाम देने जाएं या फिर उससे पहले या फिर अभी कभी भी आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत अगर चाहिए कि हाँ मुझे अभी इसके बारे में रिवीजन करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अदरवाइज आप जब भी चाहें एक एक टॉपिक आपको पता है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आकर के आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा या फिर नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा उसमें हम इसके
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर या फिर टोटल जो भी क्वेश्चन आंसर इसमें है वो हम देखेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो ये हमारा क्लास 10th कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 9th, और ऑलरेडी इस चैप्टर के सभी टॉपिक आप सभी को पढ़ा दिए गए थे, और जो आपका नेक्स्ट लेक्चर था उसमें आप सभी को बताने वाला था मैं इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस आंसर्स हैं, और उसके साथ साथ बहुविकल्पी प्रश्न और सभी जो भी प्रश्न पत्र हैं मैं आप सभी को देखने को मिल सकते हैं इस चैप्टर से, वो सभी प्रश्नों का कलेक्शन, ठीक है। तो चलते हैं अपने हम क्वेश्चन आंसर की तरफ, ठीक है। और ये सभी जो टॉपिक्स थे वो ऑलरेडी प्रीवियस जो भी लेक्चर्स हैं इस चैप्टर के उसमें कवर कर दिए गए हैं, तो उनको आप अगर देखना चाहें, समझना चाहें तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम चलेंगे अपने बहुविकल्पी प्रश्नों की तरफ, क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा में जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर इंग्लिश में इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं एमसीक्यू, तो आपको जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो टोटल 20 पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहते हैं? 20 रहते हैं, मतलब 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अपने बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो यहाँ पे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर और यूनियन के बीच में जो मुख्य डिफरेंस है वो क्या है, ठीक है। स्ट्रक्चर और यूनियन के बीच में जो सबसे मेन डिफरेंस है वो ये है कि स्ट्रक्चर में सदस्यों का आकार अलग अलग हो सकता है, ठीक है, बट जबकि जो यूनियन होता है उसमें सभी सदस्यों का आकार एक ही होता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, स्ट्रक्चर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका जो करेक्ट आंसर था वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। और जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो बेसिकली जो हमारा स्ट्रक्चर का यूज़ होता है वो अलग अलग प्रकार के जो डेटा होते हैं, डेटा के सदस्य होते हैं, उनको एक संगठित इकाई में रखने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो डिफिनेशन में ही आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया था। थर्ड क्वेश्चन हमारा, यूनियन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो हमारा जो यूनियन होता है उसमें अलग अलग प्रकार के जो डेटा के सदस्य होते हैं उनको एक संगठित इकाई में रखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्ट्रक्चर या फिर यूनियन को डिक्लेयर करने के लिए कौन सा कीवर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर या फिर यूनियन जो हमारा होता है उसको हम लोग डिक्लेरेशन जब करते हैं तो उसके लिए हम लोग किस कीवर्ड का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं जो हमारा कीवर्ड है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी एंड सी, स्ट्रक्ट एंड यूनियन। यूनियन को डिक्लेयर करने के लिए यूनियन कीवर्ड का यूज करते हैं, और स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ था कॉन्सेप्ट में, ठीक है। स्ट्रक्चर और यूनियन में सदस्यों को कैसे एक्सेस किया जाता है, ठीक है। तो कैसे एक्सेस किया जाता है, डॉट बी ऑपरेटर के द्वारा हम लोग एक्सेस करते हैं। जैसे हमने जो वेरिएबल दिया हुआ था उसके सामने हमने डॉट लगा करके उस वेरिएबल, जैसे इंट है तो डॉट इंट, डॉट फ्लोट, इस प्रकार करके हम लोग वैल्यू को असाइन करते थे, ठीक है। तो पहले एक्सेस करते थे फिर उसके बाद असाइन करते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर या फिर यूनियन में सदस्यों का इनिशियलाइजेशन करने के लिए कौन से ऑपरेटर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो भी हमारे स्ट्रक्चर और यूनियन है उसमें जो भी हमारे मेंबर्स होते हैं उनको जब हम लोग को इनिशियलाइज किया करना होता है तो हम लोग किस प्रकार के का जो ऑपरेटर है उसका यूज़ करते हैं, तो हम लोग इक्वल, हमारा जो ये ऑपरेटर है उसका हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन के एक समय में कितने सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। तो यूनियन के एक समय में केवल एक ही सदस्य को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्ट्रक्चर तथा यूनियन में कौन सा डेटा टाइप व्यापक होता है, ठीक है। तो कौन सा जो हमारा डेटा टाइप व्यापक होता है वो हमारा स्ट्रक्चर होता है या फिर यूनियन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्ट्रक्चर और यूनियन का उपयोग करने का प्रमुख जो मेनली हमारा उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो जो मेन उद्देश्य हमारा है, सामरिक डेटा को एक संगठित इकाई में संग्रहित करना, मीन ऑप्शन नंबर बी। 10th नंबर हमारा क्वेश्चन है, मे बी लास्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर और यूनियन किस कारण बहुत अधिक मेमोरी का उपयोग करते हैं, तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें सदस्यों की संख्या जो होती है ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सदस्यों की संख्या के कारण ये बहुत अधिक मेमोरी का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 10, मतलब 10 बहुविकल्पी प्रश्न आपको इस प्रश्न के प्रोवाइड किए गए, इस चैप्टर के प्रोवाइड किए गए। फिर देखते हैं अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आप सभी के लिखने वाले होते हैं, जो इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता है, आपको एक्सप्लेन करके लिखना होता है, बहुत छोटा सा, जैसे 1 लाइन में ही लिखना होगा इसका आंसर। स्ट्रक्चर क्या होता है अपने शब्दों में, इजी शब्दों में, यूनियन क्या होता है, ठीक है। अब ये सब आपको कैसे पता चलेगा इसका आंसर, उसके लिए आपको ये जो चैप्टर्स के ये जो टॉपिक्स हैं उनको एक्सेस करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। जैसे देखो पूछा गया यूनियन क्या होता है, तो यूनियन क्या होता है, एक प्रकार का डेटा, सी में एक डेटा प्रकार है जो विभिन्न प्रकार के डेटा आइटम्स को संयुक्त रूप में प्रस्तुत करने का एक तरीका होता है। अगर आप इतना भी लिख दोगे तो 1 नंबर का है, इसमें आपको 1 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा इसमें लिखने की आपको मेन जरूरत नहीं पड़ेगी। स्ट्रक्चर और यूनियन में मुख्य अंतर क्या होता है, ठीक है। यही जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न था
उसी में आपको पूछा गया था, ठीक है, कि स्ट्रक्चर और यूनियन के बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है। देखो यहाँ पे यही सेम टू सेम